नमस्कार, फर्स्ट इंडिया की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं सुषमा। खबर चाहे नीति की हो या फिर राजनीति की, शासन से जुड़ी हो या फिर प्रशासन से, सदन से सचिवालय तक की, हर वो खबर जो निकली तो सियासी या सरकारी गलियारों से है, लेकिन उस खबर का आपसे भी सरोकार है। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की सियासी और ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरों का सिलसिला और करते हैं उनका विश्लेषण पॉलीक्रेसी डीएनए में। तो पॉलीक्रेसी डीएनए में सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के मिशन 25 की। तो कांग्रेस लोकसभा के लिए सियासी समर के लिए रणबांकुरों के नाम फाइनल करने में जुटी हुई है और इसी को लेकर पीसीसी में प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, अविनाश पांडे की मौजूदगी में हुई इस बैठक में समिति के सदस्य मौजूद रहे और बैठक में तय किया गया कि टिकटों पर आखिरी फैसला राहुल गांधी करेंगे और इसी को लेकर 9 फरवरी को दिल्ली में अहम बैठक होगी। पीसीसी में मीटिंग के बाद तीनों दिग्गज मीडिया से मुखातिब हुए और कांग्रेस का मिशन 25 पूरा होने का दावा किया। इस दौरान गहलोत ने कहा कि बीजेपी 3 हार से बौखला गई है, लेकिन इस बार केंद्र में जुमलों की सरकार नहीं आएगी। वहीं पायलट ने कहा कि टिकट वितरण को लेकर मीटिंग में विस्तार से चर्चा की गई है। वहीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस चुनौती देने को पूरी तरह से तैयार है और पायलट ने गुर्जर आरक्षण पर भी सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि जो वाजिब अधिकार है उसकी प्रभावशाली पैरवी की जाएगी। कांग्रेस सरकार सभी को न्याय दिलवाएगी। वहीं प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा कि बैठक में कई अहम सुझाव सामने आए हैं और सभी सुझावों को अब स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा जाएगा। आप देखेंगे कि जो तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है राष्ट्रव्यापी दिल्ली के अंदर लोकसभा चुनाव को लेके, उसमें कांग्रेस काफ़ी आगे निकल चुकी है। हमारे कैंडिडेट के सिलेक्शन भी शुरू हो गए हैं, हमारे कैंपेन जो क्या होना चाहिए वो शुरू हो गए हैं, राहुल गांधी जी के दौरे शुरू हो गए हैं। तो ये बोखलाहट में अगर जुमले बोलने लगे हैं तो कोई नई बात नहीं है। देश समझ चुका है जुमलों की राजनीति को। इस बार जुमलों की राजनीति उनके लिए काम नहीं आएगी, मैं कह सकता हूँ दावे के साथ। चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। बूथ से लेके राज्य स्तर पर जो संगठन की तैयारियां होनी चाहिए, मुझे लगता है हम लोग समय से पहले उन सब तैयारियों को करने में कामयाब हुए हैं। राज्य की सरकार ने किसानों की ऋण माफ़ी हो, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, या हमारे मैनिफेस्टो में जो राहुल गांधी जी ने और हमारी पार्टी ने वादे किए थे, उनको लगातार क्रमबद्ध तरीके से बिना समय खोए हम लोग उसको लगातार इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसका जनता में अच्छा एक प्रभाव पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव बहुत दूर नहीं है, उसको चलते हुए सरकार और पार्टी पूरी तरह तैयार है भाजपा को चुनौती देने के लिए। देखिए, प्रदेश इलेक्शन कमेटी की आज पहली बैठक थी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सभी सम्मानीय सदस्यों ने भाग लिया एवं हमारी 25 जो लोकसभा की जो सीटें हैं उन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए हमारी क्या निर्णायक वहाँ के उम्मीदवारों के बारे में आगे हमारी क्या उसमें रणनीति होगी और अनेक सुझाव उस विषय में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को मिले हैं, जिसकी समीक्षा कर बहुत जल्दी ही ये जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी है उसको सौंप दिए जाएंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश इलेक्शन कमेटी के बाद जो इन नेताओं ने कहा वो आपने सुना, लेकिन इस इलेक्शन कमेटी की बैठक में क्या कुछ खास रहा, अब उसके एनालिसिस करते हैं। इस बैठक में किन सीटों पर खास तौर पर फोकस किया गया उसकी बात करते हैं। कांग्रेस के मिशन में बाधक जो सीटें हैं सबसे पहले उन पर फोकस किया गया, जिसमें उदयपुर लोकसभा सीट बहुत खास है। उदयपुर जिला कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। गजेंद्र सिंह शेखावत और दयाराम परमार ने ही चुनाव जीता था। वहीं बांसवाड़ा सीट की अगर बात की जाए तो बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर भी विशेष फोकस है कांग्रेस का। कांग्रेस यहां अपने गढ़ को बचा नहीं पाई थी। अर्जुन बामनिया और महेंद्रजीत सिंह मालवीय ही जीते थे। और डूंगरपुर जिला भी बेहद खास है जहां पर कांग्रेस का प्रदर्शन लचर रहा है। केवल गणेश घूघरा ने ही चुनाव जीता था। तो ये वो इलाके हैं वागड़ के जहां पर खास तौर पर नजर रखी जा रही है और इसको लेकर आज जो ये बैठक हुई उसमें विशेष चर्चा की गई। लेकिन सिर्फ ये सीटें ही बाधक नहीं है कांग्रेस के लिए। इस मिशन 25 में कुछ और सीटें भी बाधक हैं, चलिए उनका भी जिक्र करते हैं। इसमें भीलवाड़ा लोकसभा सीट बहुत महत्वपूर्ण है कांग्रेस के लिए। एक बहुत बड़ा हर्डल है कि किस तरह से यहां पर चीजों को अच्छा किया जाए। दरअसल यहां पर रामलाल जाट और कैलाश त्रिवेदी ने ही लाज बचाई थी। मांडलगढ़ उपचुनाव जिससे कांग्रेस ने जीता था, लेकिन इस बार वो सीट हार गए। इन सब के बीच में अजमेर लोकसभा का उपचुनाव जीतने के बावजूद कांग्रेस ने यहां पर भी खराब परफॉर्मेंस किया और विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी।
केवल रघु शर्मा, राकेश पारी की कांग्रेस के टिकट पर जीते और ऐसे में अजमेर संभाग को देखते हुए अजमेर लोकसभा सीट बेहद खास हो जाती है और यहां से रघु शर्मा की साख दांव पर होगी, इसलिए इस सीट को भी हाई प्रोफाइल सीट में रखा गया। इस पर भी खास तौर पर चर्चा की गई और कुछ और सीटें जो कांग्रेस के लिए मुश्किल का सबब है, चलिए उनका भी जिक्र करते हैं। अलवर लोकसभा सीट, यहां पर कांग्रेस ने टारगेट तय किया। यहां कांग्रेस ने लोकसभा का उपचुनाव तो जीता, लेकिन विधानसभा चुनाव में सांसद करण सिंह यादव हार गए थे और कांग्रेस से टीकाराम जूली, शकुंतला रावत, बाबूलाल वर्मा, जौहरी लाल मीणा और उपचुनाव में साफिया ने चुनाव जीता। तो ये वो दिग्गज है जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अलवर लोकसभा का जो चुनाव हो उसमें ये दिग्गज जीत दिलवाए और उसको लेकर मंथन किया गया। लेकिन एक जिला जो सबसे महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा हर्डल, पाली की हम बात कर रहे हैं। पाली लोकसभा क्षेत्र कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा टारगेट होगा। पाली जिले में कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। यहां पर कांग्रेस को एक भी विधानसभा सीट पर जीत नहीं मिली थी और पाली के साथ ही अगर हम बात करें कुछ और सीटों की उदयपुर संभाग की, तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र ये भी फोकस में है। चित्तौड़गढ़ में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा था और केवल उदयलाल आंजना और राजेंद्र विधुड़ी ही कांग्रेस के टिकट पर जीते थे। राजसमंद भी इसी क्षेत्र में आता है। राजसमंद लोकसभा सीट भी कांग्रेस के लिए चिंता का सबब है। यहां पर केवल डॉक्टर सीपी जोशी और सुदर्शन रावत को ही चुनाव में जीत मिली थी, इसलिए ये सीट भी खास फोकस में है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक से एक बड़ी खबर निकली। कांग्रेस का मिशन लोकसभा जिसको लेकर ये बैठक मंथन था, इससे कुछ खास खबर निकली है। कुछ लोकसभा सीटें जो कमजोर कड़ी मानी गई हैं, उसमें करीब 10 सीटों को माना गया है कमजोर, जिनका जिक्र अभी हम कर रहे थे। लेकिन संभावित चेहरे कौन से होंगे ऐसी सीटों पर, उस पर नजर डालना बहुत जरूरी, क्योंकि इन्हीं के ऊपर दारोमदार होगा। राजसमंद सीट की पहले बात करते हैं तो यहां पर अगर दौड़ देखें तो किन किन नेताओं के बीच में है, उसमें गोपाल सिंह इटवा का नाम है, देवकी नंदन का नाम है और लक्ष्मण सिंह रावत का नाम है, बालेंदु सिंह शेखावत, हरि सिंह राठौड़ के नामों पर चर्चा है। लेकिन अब इससे आगे आप निकलिए, अगर पूर्वी राजस्थान की बात करिए, पश्चिमी राजस्थान की बात करिए, दक्षिण से निकल करके, तो धौलपुर करौली लोकसभा सीट से दौड़ में शुमार नेताओं की बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। खिलाड़ी लाल बैरवा, लखीराम बैरवा, जेपी वर्मा के नाम चर्चा में है। भीलवाड़ा जो हमने आपको बताया था कि किस तरह से एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पर कांग्रेस के लिए, यहाँ पर कौन कौन से दिग्गज हैं जो टिकट की दौड़ में हैं, उनके नाम भी आपको बताते हैं। रामपाल शर्मा, धीरज गुर्जर, रामलाल जाट और रामपाल सोनी के नाम चर्चा में हैं। तो ये संभावित चेहरे भी हम आपको बता रहे हैं कि जो सीटें बहुत मुश्किल हैं कांग्रेस के लिए, वहां पर कौन कौन से दिग्गज अपनी साख दांव पर लगा रहे हैं, दौड़ में शामिल है टिकट के लिए। अब जरा जयपुर आ जाइए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस दौड़ में कौन से नेता शुमार है, उनके ऊपर नजर डालिए। लालचंद कटारिया, दिव्या सिंह, विश्वेंद्र सिंह की जो कि पत्नी है, संदीप चौधरी, राजेश चौधरी, धर्मेंद्र राठौड़, राजेंद्र यादव, सुरेश चौधरी, मनीष यादव, गंगा सहाय शर्मा के नाम चर्चा में है। भरतपुर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत मेहनत की गई कांग्रेस की तरफ से और अभी भी बहुत फोकस है भरतपुर संभाग पर, खासतौर पर भरतपुर लोकसभा सीट पर। तो यहां पर रतन सिंह, इंजीनियर डॉक्टर अरविंद वर्मा, निर्भय जाटव के नाम चर्चा में हैं। तो ये वो संभावित चेहरे हम आपको बता रहे हैं कि कहां पर मुश्किल है, इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना है और बहुत सारी क्राइटेरिया है। हर क्राइटेरिया पर जो खरा उतरेगा उसी को टिकट दिया जाएगा। अब जैसा हमने आपको बताया था कि अजमेर सीट कितनी बड़ी मुश्किल यहां पर है, तो यहां पर भी कौन कौन से चेहरे सामने आ रहे हैं नेताओं के टिकट के लिए, उन पर भी नजर डालते हैं। रामचंद्र चौधरी, गोपाल बाहेती, रामनारायण गुर्जर, महेंद्र सिंह गुर्जर, भूपेंद्र सिंह, ब्रह्मदेव कुमावत और प्रभा ठाकुर के नाम पर चर्चा हो रही है। अब जयपुर ग्रामीण की बात की थी हमने, अजमेर की बात करी, जयपुर शहर आ जाइए। जयपुर शहर लोकसभा सीट से जो दिग्गज जिनके ऊपर नजरें सबकी टिकी हुई है कि इनको लोकसभा चुनाव का टिकट मिल सकता है, उनमें महेश जोशी का नाम आगे है। ब्रज किशोर शर्मा, ज्योति खंडेलवाल, अर्चना शर्मा, राजपाल शर्मा, राजीव अरोड़ा, ये कई सारे चेहरे आपको ऐसे दिख रहे होंगे जो चुनाव मैदान में उतर चुके, विधानसभा चुनाव लड़ चुके और इसके बाद फिर से इनके नाम पर चर्चा चल रही है। गिरिराज गर्ग का भी नाम है, महेश शर्मा का नाम है, संजय बापना का नाम है। तो ये संभावित चेहरे 10 सीटें जो बहुत खास है कांग्रेस के लिए, एक एक करके उस पर नजर डाल रहे हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर की हमने जैसे बात की थी आपको कि किस तरह से बहुत मुश्किल है और ये इलाका लगातार हाथ से खिसकता चला गया कांग्रेस के। तो यहाँ पर जो नेता सामने आ रहे हैं उसमें ताराचंद भगौरा का नाम है, महेंद्र बरजोट का नाम है, लाल शंकर घाटिया का नाम है। 12 झालावाड़ सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर उर्मिला जैन भाया और मनीष शुक्ला, शैलेंद्र यादव, संजय गुर्जर, भरत सिंह समेत प्रमुख नाम चर्चा में। और ये इलाका बीजेपी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि वहां पर जो बीजेपी का एक बड़ा वर्चस्व रहा उसको तोड़ा जा सके, क्योंकि झालावाड़ जिला एक ऐसा था जहां पर 4 की 4 सीटें बीजेपी ने अपने नाम पर की थी।
चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट की बात करते हैं और यहां पर कौन कौन से दिग्गज इस दौड़ में शामिल हैं। उसमें गिरिजा व्यास का नाम है, लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, सुरेंद्र जाड़ावत, जितेंद्र सिंह राठौर, प्रकाश चौधरी, शिवदयाल शर्मा के नाम पर चर्चा चल रही है। उदयलाल आंजना का नाम भी चर्चाओं में शुमार है। एक बड़ी जीत थी, जहां पर कांग्रेस के लिए बहुत कुछ नहीं था, वहां पर आंजना जीते थे और एक बड़े कैंडिडेट को हराया था, मंत्री को हराया था। हालांकि शिवदयाल शर्मा की अभी पार्टी में वापसी बाकी है, लेकिन चर्चा इनके नाम को लेकर भी है। हाड़ौती का फिर से एक रुख करते हैं, कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात करते हैं। यहां से शांति धारीवाल की बहू एकता धारीवाल कैंडिडेट्स की लिस्ट में, दावेदारों की लिस्ट में सबसे आगे दिखाई देती है। नईमुद्दीन गुड्डू, रत्ना जैन, हरिमोहन शर्मा, रामनारायण मीणा और भरत सिंह के नाम पर यहां पर चर्चा हो रही। तो यहां पर भी बहुत बड़ा कंपटीशन है और कांग्रेस के लिए चैलेंज भी है कि किसको सेलेक्ट किया जाए। जोधपुर की बात करते हैं, जोधपुर लोकसभा सीट से कौन कौन से दिग्गज इस दौड़ में हैं। चंद्रेश कुमारी, वैभव गहलोत, जिनको बार बार कांग्रेसी कार्यकर्ता भी कह रहे हैं कि उनको लोकसभा का टिकट दिया जाए, वो चुनाव लड़े। विजयलक्ष्मी बिश्नोई, करण सिंह उचियाड़ा और सुपारस भंडारी, रामेश्वर दाधीच के नाम पर चर्चा हो रही है। और इससे लगा हुआ जालोर सिरोही, अगर हम मारवाड़ की बात करते हैं तो ये बहुत खास हो जाता है। यहाँ पर कौन कौन नेता इस दौड़ में है, उसमें वैभव गहलोत का नाम यहाँ पर भी सामने आ रहा है कि अगर वहां से जोधपुर से वो नहीं टिकट पाते हैं, उनको वहां से नहीं लड़ाया जाता, तो हो सकता है कि यहाँ से उनको चुनाव लड़ाया जाए। रतन देवासी, हीरालाल बिश्नोई, समरजीत सिंह और ओम सिंह, संध्या चौधरी के नाम पर यहां पर चर्चा की जा रही है। पाली की बात करें, जिसका जिक्र हमने किया था कि एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी इस जिले से, तो पाली लोकसभा सीट में कौन कौन से नेता हैं जो अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपने अपने प्लस बता रहे हैं। उसमें बद्री जाखड़ हैं, लीला मदेरना है, राजेंद्र चौधरी हैं, केवल चंद बुलेच्छा के नाम पर चर्चा हो रही है। अलवर लोकसभा सीट की बात कर लेते हैं तो यहां पर भंवर जितेंद्र सिंह, करण सिंह यादव, जो अभी उपचुनाव जीते थे लेकिन विधानसभा का चुनाव हार गए थे, इनके नामों की चर्चा है। दौसा की बात करें तो यहां पर मुरारी लाल मीणा, कमल मीणा और नमो नारायण मीणा, हरीश मीणा और सविता मीणा के नामों पर चर्चा की जा रही है। तो 10 खास सीटें जो कांग्रेस के लिए चुनौती है, वहां पर कौन कौन से संभावित चेहरे, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। चुरू की बात करते हैं, शेखावाटी बहुत महत्वपूर्ण है। शेखावाटी की बात करते हैं, चुरू से रामेश्वर डूडी, कृष्णा पूनिया, सुचित्रा आर्य, मकबूल और रफीक मंडेलिया का नाम सामने आ रहा है। पवन गोदारा, अशकली टांक, रेहाना रियाज की दावेदारी के बारे में हमने आपको पहले ही बताया था। खानू खां बुधवाली और डॉक्टर सुरेश चौधरी और हमीदा बेगम के नाम पर चर्चा है। हालांकि महिलाएं यहां पर भी बहुत ज्यादा रेस में दिखाई देती हैं, संभावनाएं भी हैं कि महिलाओं में से किसी को मौका मिल सके। बाड़मेर जैसलमेर की बात करते हैं, लोकसभा सीट में अगर यहां पर देखें जो स्थितियां बनती है, उसमें मानवेंद्र सिंह जो इसी उम्मीद से यहां पर आए थे, हालांकि उनको विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे के अगेंस्ट खड़ा किया गया था, लेकिन यह था कि लोकसभा का चुनाव वो जरूर लड़ेंगे। लेकिन हरीश चौधरी का नाम भी यहां पर बहुत खास है, जिनको अहम जिम्मेदारी दी गई और सांसद होते हुए भी उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ की बात करते हैं, यहां पर कौन कौन से नेता दौड़ में शामिल है। भरत राम मेघवाल, शंकर पन्नू, ललित मेहरा के नाम पर चर्चा की जा रही है। बीकानेर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो बीकानेर में नेता मदन मेघवाल, बनारसी मेघवाल, गोविंद मेघवाल, रेवत राम पवार के नाम पर चर्चा की जा रही है। आप शेखावाटी की चुरू की बात करें तो सीकर की भी बात कर लेते हैं। सीकर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर सुभाष भारिया, पीएस जाट, रीटा चौधरी, आरसी चौधरी और सीताराम लांबा के नामों पर चर्चा है। झुंझुनू लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर राजबाला ओला, श्रवण कुमार, डॉक्टर चंद्रबान और रियाज फारूकी के नाम पर चर्चा है। तो ये वो सीटें जो कांग्रेस के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इन सीटों पर खूब मंथन हो रहा है। आज की बैठक में भी मंथन हुआ, संभावित चेहरों को लेकर किसका क्या प्लस है, किसका क्या माइनस है, उसको लेकर एक रिपोर्ट तैयार की गई जो कि स्क्रीनिंग कमेटी के पास भेजी जाएगी और वहां से दिल्ली में जो अहम बैठक होगी उसमें माना जा रहा है कि राहुल गांधी तय करेंगे कि किसको टिकट दिया जाए। तमाम बड़ी खबरों पर नजर बनी हुई है, सियासी खबरें हो चाहे ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी खबरें हो, उनके एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो सबकी निगाहें लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर दोनों ही दलों पर बनी हुई हैं, फिर चाहे हम कांग्रेस की बात करें या फिर बीजेपी की बात करें। लेकिन सबसे खास बात कि 9 फरवरी को दिल्ली पर ये निगाहें होंगी। वहां पर अहम बैठक कांग्रेस की होनी है, जिसका जिक्र हमने पहले ही किया था, ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था। और इस बैठक में भी सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम पायलट रहेंगे, अविनाश पांडे भी रहेंगे, तमाम दिग्गज होंगे। चुनाव समिति की मीटिंग का जो फीडबैक लिया गया है वो रिपोर्ट वहां पर रखी जाएगी। इसके बाद दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी। फिर केंद्रीय चुनाव समिति में प्रस्ताव रखे जाएंगे कि वो जो नाम हम आपको बता रहे थे उनमें से किसके नाम पर मुहर लगे। लेकिन जब उस लिस्ट को हम दिखा रहे थे, जयपुर की जब हम बात कर रहे थे, तो वहां पर एक नाम सामने आया जो मंत्री भी हैं मौजूदा, लालचंद कटारिया। अब उनकी बात करते हैं और ये कहा जा रहा कि कटारिया अब गहलोत मार्गी हो गए हैं। क्यों, वो बताते हैं आपको। दरअसल सर्वोदयी और गांधीवादी शैली को वो अपना रहे हैं। पिछले 3 दिनों में वो सुब्बा राव से गांधी के बारे में जान रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, और सुब्बा राव को अशोक गहलोत भी अपना आदर्श मानते हैं। हालांकि गांधी के दर्शन को आत्मसात करना आसान नहीं है, हालांकि गहलोत ने यह साबित किया। लेकिन अब उनके मंत्री भी उन्हीं की राह पर चल रहे हैं। लेकिन सियासत क्या वाकई में बदलती जा रही, राजनेता बदलते जा रहे हैं, ये सवाल क्यों उठता है? एक बार फिर से आपको बताते हैं एक अलग खबर के जरिए। राजनीति की एक नई परंपरा आज देखने को मिली। आज ऐसा कुछ हुआ जब मंच पर 2 अलग अलग विचारधारा के दिग्गज थे। एक कार्यक्रम के दौरान वसुंधरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी एक मंच पर थे और यहाँ पर वसुंधरा राजे ने कहा सीपी जोशी के लिए कि आप कोई नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, हमारा सौभाग्य है कि आप हाउस के स्पीकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं मुख्यमंत्री थी तो भी ये हाउस में थे, जहां सभी को किसी बात का लाभ होता है वहां वो सहयोग करते हैं। अब देखिए कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग विचारधारा के लोग जो एक दूसरे पर हमले भी करते हैं, एक दूसरे की तारीफ भी करते हैं। ये सियासत क्या वाकई में बदली और स्वच्छ सियासत की जो हम बात करते हैं उसी की तस्वीर है। ये बहुत खास है। लेकिन आज एक और अलग तस्वीर देखने को मिली सत्ता और संगठन को लेकर के, गुर्जर आरक्षण पर। वो क्या थी वो आपको बताते हैं। आज पीसीसी में गुर्जर आंदोलन मामले पर सवाल पूछा गया तो सीएम गहलोत ने पायलट की तरफ इशारा कर दिया। तो सचिन पायलट ने पत्रकारों से पूछ लिया कि आपने सवाल सरकार से पूछा है या संगठन से। इस पर सीएम गहलोत ने तड़ाक से जवाब दिया कि आप सरकार में भी हो और संगठन में भी हो। बाद में डिप्टी सीएम पायलट ने सरकार का पूरा पक्ष रखा कि सरकार किस तरह से हर किसी को न्याय दिलाना चाहती है और जो कुछ भी पॉइंट्स होंगे उस पर पैरवी की जाएगी ताकि लोगों की मांग पूरी की जा सके, हर किसी को इसका अधिकार मिल सके। अब चलिए एक बार फिर से रेस की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेस चल रही है, बयानबाजी की रेस चल रही है, टिकट पाने की रेस चल रही है, जीत की। तो सांसद की रेस में बीजेपी विधायक भी दिखाई देते हैं। नागौर से मोहन राम चौधरी की हम बात कर रहे हैं, इनका नाम भी चर्चा में है और ये कहा जा रहा है कि अगर सीआर चौधरी शिफ्ट होते हैं, जिसकी संभावना जताई जा रही है कि अजमेर से सीआर चौधरी चुनाव लड़ सकते हैं, ये चर्चाएं हैं, तो उनको मौका मिल सकता है। और खास बात जो प्लस है मोहन राम के बारे में वो आपको बताते हैं, संघनिष्ठ नेता हैं वो और पहली बार विधायक बने हैं। नागौर से हबीबुर रहमान को उन्होंने चुनाव हराया था और ऐसे में उनकी जीत बड़ी जीत मानी गई। अजमेर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सुरेश रावत का नाम चर्चाओं में है। सुरेश रावत के बारे में आपको बता दें कि वो वर्तमान में पुष्कर से विधायक हैं। अब झुंझुनू सीट की बात करते हैं, यहाँ से नरेंद्र कुमार का नाम चर्चा में। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात के बाद बीजेपी के नाम कौन कौन से चर्चा में, संभावना किनकी है वो जानना बहुत जरूरी है। इसमें नरेंद्र कुमार का नाम है जो कि फिलहाल मंडावा से एमएलए हैं। नरेंद्र कुमार की सॉफ्ट जाट इमेज है और जाट किस तरह से यहाँ पर विधानसभा चुनाव में एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरे थे वो सबने देखा था। फिर चाहे टिकट बंटवारे की बात की जाए या फिर रिजल्ट की बात की जाए, मंडावा से वो दूसरी बार विधायक बने, ऐसे में और भी खास हो जाते हैं। अभी संतोष अहलावत झुंझुनू से सांसद है, लेकिन इस बार एक सॉफ्ट जाट चेहरे को यहाँ से उतारने की संभावनाएं हैं बीजेपी की तरफ से। लेकिन एक नेता रूठे हैं, नाराज हैं। हम किसकी बात करें, चलिए वही बताते हैं आपको। संगठन नेतृत्व से नाराज हैं पूर्व मंत्री कालीचरण सर्राफ। ये सवाल उठ रहा है, आज बीजेपी दफ्तर में उनकी नाराजगी दिखाई दी। कार्यालय के बाहर पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना समेत कई बड़े दिग्गज वहां पर मौजूद थे और उसी समय सर्राफ खुद की गाड़ी से वहां पर ड्राइव करके पहुंचे और सबको लगा कि गाड़ी पार्क करके वो कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन कार्यक्रम में शामिल होने वो कार्यालय से बाहर ही नहीं आए और ऐसे में सवाल उठने लगा, चर्चा होने लगी कि आखिर संगठन से कालीचरण की नाराजगी है क्या, क्यों है, किस वजह से है। लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, चीजें क्लियर नहीं होती हैं, गुमराह किया जाता है। सर्राफ ने भी कुछ क्लियर नहीं किया है, दिग्गज नेताओं ने कुछ क्लियर नहीं किया है, लेकिन एक कंफ्यूजन की स्थिति सबके जहन में कि ये नाराजगी क्यों है। एक और गफलत की बात आपको बताते हैं कि क्या कुछ एक मंच पर हुआ। जब बात टोपी पहनाने की आई तो बीजेपी नेता कंफ्यूज हो गए। दरअसल मन की बात कार्यक्रम प्रचार रथ रवाना होने का कार्यक्रम था, समारोह था और मंच पर मौजूद प्रमुख नेताओं को मोदी कैप पहनानी थी। मंच संचालन करने वाले कार्यकर्ता ने हिंदी में कहा टोपी पहनाकर स्वागत करें और कई दफा इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। लगातार मंच संचालक इस तरह के शब्द यूज करते रहे और लोग
हंसते रहे। लेकिन बाद में एक वरिष्ठ नेता ने इस पर ध्यान दिया और उनको टोक कर कहा कि टोपी की जगह कैप शब्द का इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद कैप शब्द का इस्तेमाल हुआ। टोपी पहनाना, आप समझ रहे हैं कि सियासत में इसका क्या मतलब होता है। ये कैसा एक कहावत है, कैसी चुटकी ली जाती है टोपी पहनाने के नाम पर। लेकिन समझ नहीं पाया शायद नेताजी, थोड़ी सी गफलत की स्थिति, लेकिन बाद में उनको दुरुस्त किया गया। अब अगर बीजेपी की बात हो रही थी, बीजेपी में मुस्लिमों ने 6 लोकसभा सीटें मांगी है। ये देखिए यहाँ पर एक और दावेदारी है, एक और डिमांड है। प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने यह डिमांड की है। जयपुर शहर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर सीट पर यह दावा किया गया है। विधानसभा में मात्र एक सीट मुस्लिम को दी गई थी, वो टोंक की सीट थी, और वो भी एक मंत्री को दी गई थी। अब ऐसे में मुस्लिम समाज ने एक बार फिर से कह दिया है कि अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात कहते हैं तो हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए, हमारी दावेदारी होनी चाहिए, और उसको लेकर के कुछ खास सीटों पर दावा ठोका गया है अल्पसंख्यक समाज की तरफ से। अब बात करते हैं बीजेपी नेता राजेंद्र गहलोत की, तो उनकी नजर कहां है, जरा जानिए। जोधपुर लोकसभा सीट पर उनकी नजर है। अनौपचारिक बातचीत में आत्मविश्वास उन्होंने व्यक्त किया, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि पार्टी निर्देश देगी तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। खुद की ओर से फिलहाल कोई दावेदारी पेश नहीं की है। राजेंद्र गहलोत बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। आपातकाल के वक्त 42 बार वो जेल गए थे और अपने आप को एक बड़े कद का नेता वो मानते हैं। हालांकि खुलकर वो कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबकी सियासी मंशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, और ये मंशा उनकी भी है कि उनको यहाँ से टिकट दिया जाए। चलिए अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। पीसीसी महासचिव सुनीता भाटी की बात करते हैं। इनकी भी दावेदारी है जोधपुर लोकसभा सीट पर ही। ये भी एक बड़ी दावेदार मानी जा रही। सुनीता भाटी पोखरण की रहने वाली है और पोखरण जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि 36 कौम के लोगों से 23 साल से उनका रिश्ता रहा है। पार्टी विश्वास करती है तो सीट निकाल लेंगी। वो अपना दावा करती है कि जीत सुनिश्चित है। सुनीता भाटी AICC की सदस्य हैं। बीजेपी की तरफ से देखिए किस तरह से दावेदारी है, कांग्रेस की तरफ से दावेदारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यहाँ पर जो महिलाएं दावेदारी पेश कर रही है उनको पूरा मौका मिलेगा। क्योंकि राहुल गांधी ने एक मंच से कहा था, शुरुआत यही की थी कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहते। कोटा में जब वो प्रचार के लिए पहुंचे थे, विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए, तब उन्होंने ये बात कही थी। और उसके बाद अभी फिलहाल मंत्रिमंडल को देखें तो एक बैलेंस कम दिखता है। उस बैलेंस को क्या पूरा किया जाएगा लोकसभा चुनाव के जरिए, टिकट वितरण के जरिए, इस पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी के एक नेताजी की अनूठी ख्वाहिश भी आपको बता देते हैं। अब जेल जाने की ख्वाहिश है इन्हें। हम जेल जाने के शौकीन रहे हैं, ये नेताजी कहते हैं, और कहते हैं कि 40 से ज्यादा बार जेल जा चुके हैं। जेल जाएंगे तो आसाराम के प्रवचन सुनेंगे, महिपाल मदेरणा के साथ ताश खेलेंगे। अब जरा देखिए किस तरह से कटाक्ष यहाँ पर व्यंग्य किया जा रहा है। और अगर हम कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक रोचक वाक्य आपको बताएं तो आप थोड़ा सा हैरान जरूर होंगे। गहलोत पायलट अविनाश पांडे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। एक रिपोर्टर ने गुर्जर आंदोलन से जुड़ा एक सवाल उठाया और मुख्यमंत्री गहलोत ने पायलट को आगे कर दिया। जैसा हमने बताया था कि काफी दिलचस्प वहां पर घटनाक्रम देखने को मिला, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये प्रेस से जो सवाल पूछ रहा वो संगठन के लिए या सरकार के लिए है, तो सीएम ने कह दिया कि आप संगठन में भी हैं, आप सरकार में भी हैं। और ऐसे में जब उन्होंने ये जवाब दिया तो सब लोग वहां पर जोर जोर से हंसने लगे। तो ये कई रोचक वाक्य जो सियासी गलियारे से निकल कर आए, लेकिन इन छोटे छोटे अगर वाक्यों को ध्यान दें आप, अगर इन मोमेंट्स को देखें तो इसके बहुत गहरे मतलब भी होते हैं, और उन्हीं मतलब को समझने की हम कोशिश करते हैं पॉलिटिक्रेसी ब्यूरो में, DNA में। फिलहाल के लिए आज बुलेटिन में इतना ही। फर्स्ट इंडिया की खबर यानी कि असर तो होगा ही। हमारी खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। SMS ट्रॉमा अंडरपास में 2 घंटे में बिजली आपूर्ति शुरू करने की खबर है। और आपको बता दें कि खबर के बाद JDA अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। दोनों एजेंसियों के बीच आनन फानन में बीच का रास्ता निकाला गया। JDA के विद्युत विंग के अधिकारियों ने JDC तक मामला पहुंचाया। उच्च स्तरीय निर्देश पर JDA के अधिकारियों ने डिस्कॉम को कमिटमेंट किया और कल सुबह तक पूरा बकाया बिल जमा कराने का ये वादा किया गया। इसके बाद डिस्कॉम ने बिजली सप्लाई शुरू कर दी है। तो हमने इस खबर को प्रमुखता से उठाया कि किस तरह से करोड़ों की लागत से ये जो अंडरपास तैयार किया गया था, जिससे ये उम्मीद थी कि तमाम मरीजों को, उनके तीमारदारों को राहत मिलेगी, लेकिन वो अंधेरे में डूब गया है। बिजली कनेक्शन काट दिया गया था बकाये की वजह से। तो 2 तस्वीरें देखिए, पहले जब हमने खबर दिखाई थी उस वक्त की तस्वीर देखिए कि किस तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है, स्याह अंधेरा अंडरपास में। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए, खबर दिखाए जाने के बाद डिस्कॉम के अधिकारी जागे हैं, JDA और अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी जागे हैं, और अब भी अंडरपास फिर से जगमगा रहा है। फिर से यहाँ पर बिजली सप्लाई चालू कर दी गई है, शुरू कर दी गई है। तो ये खबर का इम्पैक्ट है फर्स्ट इंडिया की खबर का।
हमने बताया था आपको कि किस तरह से यहाँ पर जो प्लान बनाया गया था, जिसके तहत जुलाई में, पिछले साल जुलाई में इसका उद्घाटन किया गया था तत्कालीन मुख्यमंत्री के हाथों, और तब ये कहा गया था कि इसकी लागत को निकाल लिया जाएगा। यहाँ पर जो दुकानें बनाई गई है सेंटर पास में, उनको बेच करके पूरी लागत निकल आएगी। लेकिन जब दुकानों की बोली नहीं लगी, नहीं बिकवाली हो पाई, उसके बाद से क्राइसिस हुआ मेंटेनेंस को लेकर के। जेडीए अस्पताल प्रबंधन पर डालता रहा कि वो अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेदारी। अस्पताल प्रबंधन कहना कि जब सारी कमाई जेडीए ने की है तो हम क्यों करा, और इन सब के बीच बिजली बकाया था, जिसकी वजह से बिजली काट दी गई थी। लेकिन अब खबर दिखाए जाने के बाद बिजली शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपने देखी, यानी कि खबर के असर का मतलब फर्स्ट इंडिया। फिलहाल के लिए यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए और रुकेंगे, आपको छोड़े जाते हैं टेढ़ी नजर।